नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 125 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है द कंटिन्यूटी इक्वेशन, या बोल सकते हैं इसको हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है। आई थिंक जब हमने मैग्नेटोस्टेट स्टार्ट किया था और जब हम किसकी बात कर रहे थे, करंट डेंसिटी की बात कर रहे थे, सरफेस करंट डेंसिटी और वॉल्यूम करंट डेंसिटी की बातें हम कर रहे थे, तब उस टाइम पर हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक बार देखा था। आई थिंक वो लेक्चर नंबर 65 है, तो एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए क्योंकि वही बातें हम आज भी यहाँ पर करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि हम यहाँ पर वो बातें दोबारा क्यों करने वाले हैं। एक चीज तो यहां पर हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है उसको हम मैक्सवेल इक्वेशन से किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं वो देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कोई एक अलग स्टेटमेंट नहीं है, या बोलते हैं एक कोई अलग आर्गुमेंट नहीं है, वो एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ होते हैं उन्हीं पर क्या हो रखा है, बिल्ट हो रखा है। या बोलते हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन है उन्हीं पर क्या है, वो बिल्ट है। जो मैक्सवेल इक्वेशन है चार, वो क्या है एक्चुअल में, वो चार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ को डिफाइन करती है। करती नहीं करती, आंसर हाँ जी करती है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कोई नया लॉ नहीं है, वो एक्चुअल में उन्हीं लॉ से निकलकर बाहर आया है। ठीक है, ऐसा हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तभी आज ये टॉपिक हमारे लिए पढ़ना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो क्या करना है आपको, रोज की तरह कोई पेन निकालना है और हेड डालना है क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, या बोल सकते हो आप द कंटिन्यूटी इक्वेशन। ओके, ना होती क्या है हमारे पास, तो पहले लिख के चलेंगे, ऐसा करके हेड डालो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके, होती क्या है, सिंस वी नो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज, सिंस वी नो equation of continuity in electromagnetism या electrodynamics, in electrodynamics written as कैसे लिखते हैं बताओ, कि डाइवर्जेंस ऑफ J इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस का डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी होता है। ठीक है, होता है नहीं होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस का डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी। आज वो जे है वो क्या है मेरे पास, करंट डेंसिटी है, और जो रो है उसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख के चलेंगे हम, हेयर जो जे है वो क्या होती है हमारे पास, करंट डेंसिटी होती है। क्या होती है, करंट डेंसिटी। और जो यहां पर रो है वो क्या होती है हमारे पास, चार्ज डेंसिटी होती है। रो इज चार्ज डेंसिटी। और कोई मुझे बताएगा कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, या बोलते हैं किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो लिख के चलेंगे यहां पर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसको रिप्रेजेंट करती है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, यानी किसी भी एक सिस्टम का या आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज क्या रहता है, जो नेट चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। वो जो चीज है जो हम बोल रहे हैं मुंह से, एक्चुअल उसका मैथमेटिकल रूप क्या है, ये है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, ना एक बार किसी समझते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसके एक आध जो स्टेटमेंट है, दो टाइप के, मतलब दो तरीके से हम कभी कभी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को देखते हैं। एक हम देखते हैं कैसा, ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और एक हम देखते हैं क्या, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, जब भी मैं ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करूंगा तो जो स्टेटमेंट होगा मेरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कि ऐसा होगा कि इस पूरे यूनिवर्स का जो चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा मेरे पास, ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होगा, जो हमने क्लास 11th में 12th में या बोल सकते हैं 9th 10th में जो सिंपल सी डेफिनेशन थी कि इस दुनिया का पूरा चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी हम इस दुनिया के चार्ज को न तो हम बना सकते हैं नहीं हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी को हमने क्या बोला था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोला था। और हम पूरी ग्लोबल की बात कर रहे हैं, यानी पूरी यूनिवर्स को हम साथ लेकर चल रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोल देंगे। लेकिन जो मोर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट निकल के आता है वो निकल के आता है कहां से, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकल के आता है। लोकल का मतलब क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर रीजन में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वहां से जो स्टेटमेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा, या बोल सकते हैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्टेटमेंट माना जाएगा किससे, किसका, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। तो ऐसे लिख के चलेंगे यहाँ पर, हिंट डालो क्या, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है उससे क्या मतलब हुआ। ठीक है, ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक, अब यहां पर जो स्टेटमेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। जो यूनिवर्स का जो नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। इसी को एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। मतलब कभी कभी हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिखते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड का मतलब समझो जो इस पूरी दुनिया से क्या है, अलग है, आइसोलेटेड सिस्टम या फिर आइसोलेटेड रीजन बोलो, सिस्टम इज कांस्टेंट। ठीक है, जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है उसका जो चार्ज होता है, नेट चार्ज होता है, टोटल चार्ज होता है, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इस ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की दो डेफिनेशन हमने यहां पर लिख दी। आप किसी को भी क्या कर लो, याद कर लो। एक क्या हो जाएगा कि नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ये लिखो, या ये लिखो कि टोटल चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। दोनों क्या है, सेम बात हुई ना। अब बात करते हैं किसकी, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, या बोलते हैं मोर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो डस्टर कहां गया, ओके। तो ऐसे लिख के चलो, मोर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिससे हम क्या बोलते हैं, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। इसका नाम क्या है, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि हम किसकी बात करेंगे, किसी एक लोकल रीजन की बात करें। जैसे लोकल की दुकान होती है ना, एक ग्लोबल दुकान होती है जो जिसमें पूरी दुनिया का सब सामान होता है, और एक क्या होती है, लोकल दुकान। ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें। लोकल का मतलब क्या हुआ, लोकल एरिया बोलते हैं ना, यानी किसी एक पर्टिकुलर रीजन की बात होगी। मान लिया मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मेरे पास क्या है, एक पर्टिकुलर रीजन है इस तरीके से। अब ये रीजन है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, अज्यूम करो इसका वॉल्यूम कितना है, v है। अब ये रीजन है तो ये इस रीजन की क्या कुछ ना कुछ बाउंड्री होगी। अब ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम की बाउंड्री क्या होती है, सरफेस होती है। तो अज्यूम करो जो वॉल्यूम v है वो सरफेस s से क्या कर रखा है, हमने बाउंड कर रखा है। ये बात समझ में आई। तो दिस इज माई लोकल रीजन। तो जो रीजन है ये पूरा का पूरा यही क्या है, मेरा लोकल रीजन है। तो ये क्या है, मेरा लोकल रीजन है। ओके, रीजन समझ में आई बात। तो दिस इज माई लोकल रीजन ना। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस रीजन में चार्ज क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ध्यान सुनना बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि इस रीजन में टाइम के साथ चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी या तो इस रीजन से चार्ज बाहर जा रहा होगा या क्या हो रहा होगा, अंदर आ रहा होगा। ये तो बात हुई, तभी तो चेंज होगा। ठीक है, तो इस रीजन में जितना चार्ज चेंज होगा, ध्यान सुनना बात को, कि इस पर्टिकुलर रीजन में या इस लोकल रीजन में जितना चार्ज चेंज होगा उतना ही चार्ज या तो इस सरफेस से अंदर आएगा या फिर इस सरफेस से बाहर चला जाएगा। अगर यहां पर अंदर चार्ज बढ़ रहा होगा तो जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही चार्ज इस सरफेस से बाहर चला जाएगा। आई बात समझ में, चार्ज बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है इस सरफेस से क्या होगा, बाहर, सॉरी इस सरफेस के अंदर आ जाएगा उतना ही चार्ज। अगर इसके अंदर चार्ज बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर चार्ज आ रहा होगा। ऐसा होगा नहीं होगा। अगर इसके अंदर चार्ज घट रहा होगा इसका मतलब इसकी सरफेस से कुछ चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है, यानी नेट चार्ज क्या रहना है, सेम रहना है। यानी उसके अंदर कोई भी चेंज, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि हम कोई नया चार्ज क्रिएट कर रहे हैं। अगर इसके अंदर चार्ज घट रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहां से चार्ज बाहर जा रहा है। अगर इसके अंदर चार्ज बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर चार्ज आ रहा है। हम अपने आप से कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर रहे हैं। यही क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या बोल सकते हैं लोकल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो इसी को यहां पर जो अभी तक हमने हिंदी में बोला अंग्रेजी में छाप दे, तो ऐसे लिख के चलेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट हो जाएगा इफ चार्ज इज चेंजिंग
इफ चार्ज इन एनी रीजन, ऐसे लिखो, इफ चार्ज इन एनी रीजन, इन एनी रीजन इज चेंज, then same amount of charge, same amount of charge come in or out, या तो अंदर आ रहा होगा या फिर बाहर जा रहा होगा, कम इन और आउट फ्रॉम द सरफेस बाउंडेड, विच बाउंडेड दैट रीजन, जो उस रीजन को क्या कर रही है, बाउंड कर रही है, फ्रॉम द सरफेस विच बाउंडेड दैट रीजन। ओके, बात समझ में आई? तो ये जो स्टेटमेंट है इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी इसकी वैल्यू क्या है, इससे ज्यादा है। ये बात समझ में आई आपको? ओके ना, ये जो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखा, इसी को लिखने का एक तरीका और हो सकता है, वो ये हो सकता है, देखो कि क्या बोल सकते हैं हम, कि जिस रेट से, ध्यान सुनना बात को, कि जिस रेट से यहां पर चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसी रेट से इसके अंदर चार्ज आ रहा होगा, या फिर जिस रेट से इसके अंदर चार्ज डिक्रीज करेगा उसी रेट से चार्ज इसकी सरफेस से बाहर जा रहा होगा। रेट के टर्म में लिख सकते हैं हम, ठीक है? तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, इफ चार्ज इज चेंज in any region, then rate at which charge is increasing is same as rate at which charge is coming into, या flow into लिखो, flow into द सरफेस या इनटू द वॉल्यूम लिख सकते हैं, इनटू द रीजन लिख दो, क्योंकि रीजन बोल रहे तो रीजन लिख दो, इनटू द रीजन, यानी जिस रेट से किसी एक रीजन में चार्ज इंक्रीज हो रहा होगा उसी रेट से एक्चुअल में चार्ज उसके अंदर एंटर कर रहा होगा, उस रीजन के अंदर एंटर कर रहा होगा थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस को पार करते हुए। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप किसी एक को भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। यहां दो मैंने लिख दिए और यहां मैंने क्या लिख दिया, दो, या तो इसको लिख दो या फिर इसको लिख लो। ओके नाउ, तो ये तो क्या हो गए, स्टेटमेंट हो गए। नाउ अब इन स्टेटमेंट के आधार पर ही हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो लिख के चलेंगे यहां पर। तो क्या करूं, यार इसको नोट करो, मैं इसे मिटा रहा हूं। नाउ लेट अस सी, ऐसे लिख के चलो, नाउ लेट अस सी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दीज टू स्टेटमेंट। इन दो स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं, और वो जो मैथमेटिकल फॉर्म निकल के आएगा एक्चुअल में वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही होगा। तो ऐसे लिख के चलो आप, नाउ लेट अस सी मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अबव स्टेटमेंट। जो ऊपर हमने स्टेटमेंट दिए हैं इनका हम मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं। तो उसके लिए कुछ चीज अज्यूम करनी पड़ेगी कि मेरे पास क्या है, एक रीजन है जिसका वॉल्यूम v है, जो सरफेस s से क्या है, बाउंडेड है, उसमें कुछ चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, जो बोलना चाह रहे हैं हम उसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो लिख के चलेंगे, लेट अस कंसीडर we have any region of volume v and
एंड बाउंडेड विथ सरफेस एस। और जो सरफेस एस होगा कैसा सरफेस? क्लोज सरफेस है, क्योंकि वॉल्यूम को बाउंड करने के लिए जो सरफेस चाहिए वो कैसा चाहिए? क्लोज सरफेस। तो ये क्या है मेरे पास? सरफेस एस एंड हैविंग चार्ज डेंसिटी, जो रीजन है उसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है? रो है, चार्ज डेंसिटी रो है। एंड दिस रो इज नॉट कांस्टेंट, इट इज चेंजिंग विद पोजीशन एज वेल एज टाइम। यानी रो आर कॉमा टी, आर के एक्स को दिखा रहे हैं पोजीशन वेक्टर, और टी क्या है मेरे पास यहाँ पर? टाइम है। यानी टाइम और पोजीशन है उसके कोऑर्डिनेट के साथ, दोनों के साथ क्या हो रहा है मेरे पास? डेंसिटी, जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। हैविंग चार्ज डेंसिटी रो आर कॉमा टी, देन टोटल चार्ज इन रीजन विल बी कितना हो जाएगा बताओ? अगर मेरे पास चार्ज डेंसिटी दे रखी है, मान लिया ऐसे मेरे पास कुछ रीजन है यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से एक रीजन है, इस रीजन का वॉल्यूम कितना है? v है, और इसकी जो सरफेस है ये मेरा इसका सरफेस है, ओके, जो इसको क्या कर रहा है? इस रीजन को, इस वॉल्यूम को बाउंड कर रहा है। अब हमें क्या निकालना है? इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी दे रखी है उसने? चार्ज डेंसिटी दे रखी है उन्होंने क्या? रो आर कॉमा टी, ठीक है, यानी रो दे रखी है, रो इज द चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। हमें क्या निकालना है? अब टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज QT इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? QT इक्वल टू हो जाएगा कितना? तो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो आर कॉमा टी और इंटू कितना आ जाएगा? डी टाउ आ जाएगा। ये तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये हमने जो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था तो हम पहले क्या करते हैं? एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट अज्यूम करते हैं, फिर क्या निकालते हैं? इस वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज होगा वो निकालते हैं, और पूरे रीजन में चार्ज निकालने के लिए क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। जो यहाँ पर डी टाउ है यही वॉल्यूम एलिमेंट है, दिस इज डी टाउ। जो लिखा है यहाँ पर ये क्या है? जो यहाँ पर दिखा रखा है दिस इज स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डी टाउ, और मैंने क्या कर दिया? इसको इस पूरे रीजन में इंटीग्रेट कर दिया, तो क्या निकल के आ जाएगा? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो निकल के आ जाएगा। और खास बात ये है कि दिस चार्ज इज चेंजिंग विद टाइम, जो चार्ज है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंड लेट अस से दिस इक्वेशन नंबर 1, इसे क्या बोल दिया हमने? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। नाउ अब देखो, अब जो चार्ज है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कहने का मतलब ये है या तो क्या हो रहा होगा? इसके सरफेस से चार्ज बाहर निकल रहा होगा, या इसके अंदर चार्ज आ रहा होगा, तभी तो चेंज होगा ना, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर अपने आप ही चार्ज क्रिएट होता है, अपने आप ही चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, ऐसा तो होता है नहीं। या तो चार्ज क्या होगा? सरफेस से बाहर निकल रहा होगा या सरफेस के अंदर आ रहा होगा, दो ही क्या है? पॉसिबिलिटी है। तो अज्यूम करो कि जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? सरफेस से बाहर निकल रहा है। अगर चार्ज सरफेस से बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली बात है अंदर चार्ज क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। अब जैसे ही चार्ज क्या हुआ? सरफेस से बाहर निकला, चार्ज बाहर निकल रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। जब भी चार्ज मूव करता है तो क्या प्रोड्यूस होती है? करंट प्रोड्यूस होती है। तो अज्यूम करो कि यहां पर जो करंट डेंसिटी है किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने यहां पर एक छोटा इस सरफेस में एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट क्या ले लिया? DA ले लिया, दिस इज माय सरफेस एलिमेंट DA। यहां मैंने क्या लिया? एक छोटा सा सरफेस एलिमेंट DA ले लिया, और यहां पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सॉरी सरफेस करंट डेंसिटी है, सॉरी जो करंट डेंसिटी है वो कितनी बोल दी मैंने? J बोल दी। करंट डेंसिटी कहां से है? क्योंकि चार्ज बाहर निकल रहा है, चार्ज बाहर निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? करंट है वहां पर। करंट को किससे दिखाते हैं हम? करंट डेंसिटी से। तो अज्यूम करो इसकी करंट डेंसिटी है वो कितनी है? J है, जो मेरे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस DA से कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां लिख के चलो, लेट अस कंसीडर J इज करंट डेंसिटी, then current passing through surface element DA will be, जो DA सरफेस एलिमेंट है उससे कितनी करंट पास करेगी? देन दिस करंट विल बी कितना आ जाएगा? स्मॉल करंट होगी, बिकॉज दिस एलिमेंट इज वेरी स्मॉल, तो करंट इज ऑल्सो स्मॉल, तो DA इक्वल टू कितना आ जाएगा? तो दिस विल बी इक्वल टू फ्रॉम डेफिनेशन J डॉट DA आ जाएगा। ये तो होता है करंट इक्वल टू कितना होता है? J डॉट DA, ठीक है, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमने पढ़ा है पहले, ठीक है। ये बात आपको याद करने की जरूरत है नहीं कि करंट इक्वल टू कितना होता है? J डॉट DA। वैसे हम क्या पढ़ते हैं? करंट I इज इक्वल टू कितना पढ़ते हैं? J इंटू DA परपेंडिकुलर पढ़ते हैं, J इंटू DA परपेंडिकुलर। दिस थिंग वी यूज इन केस ऑफ न्यूमेरिकल। जब भी हम डेरिवेशन कर रहे हो तो I इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम? J डॉट DA पढ़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते? ये बात आपको याद आ रही है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है पहले, ये कोई नई चीज नहीं है। तो इसे मिटाऊं, ओके। तो अगर ये बात समझ में आई तो ये तो क्या निकला? करंट पासिंग आउट या कमिंग आउट फ्रॉम दिस स्मॉल
एरिया एलिमेंट, जो यहाँ पर डीए एरिया एलिमेंट है, उससे कितनी करंट पास कर रही है, इतनी करंट पास कर रही है। अगर मैं ये बोलूं कि करंट कमिंग आउट फ्रॉम ओवरऑल सरफेस, जो पूरा सरफेस एस से, उतना उससे कितनी करंट पास हो रही है, मतलब बाहर निकल रही है, तो करंट कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस क्या कर दोगे, सिंपल सा इसको इंटीग्रेट कर दोगे, देन दिस करंट आई विल बी कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए ओवर सरफेस एस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दिस सरफेस इज क्लोज सरफेस, तो इंटीग्रेशन विल बी क्लोज इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन होगा वो कैसा होगा, हमारा क्लोज इंटीग्रेशन होगा। एंड स्टेट सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो ना। अभी हमने ये बोला, अगर मैं इन दो स्टेटमेंट को ध्यान से देखूं तो ये स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा वाला कह रहा है कि जितना अंदर करंट चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही चार्ज बाहर से अंदर आएगा, लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है, चार्ज हमारा बाहर जा रहा है, जो चार्ज है हमारा वो कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है। अगर चार्ज बाहर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अंदर चार्ज क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। अगर अंदर चार्ज कम हो रहा है, अगर मैं ये बोलूं इफ डी क्यू चार्ज डिक्रीज इन टाइम dt, जो dq चार्ज है वो डिक्रीज हो रहा है कितने टाइम में, dt टाइम में, देन करंट I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, dq डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन इट विल बी नेगेटिव, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव। एंड नेगेटिव साइन इंडिकेट द चार्ज इनसाइड द वॉल्यूम या फिर इनसाइड द सरफेस इज डिक्रीजिंग। ओके, ये बात समझ में आई आपको। तो ये जो करंट है, ये करंट दोनों सेम है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी हैव, क्या हो जाएगा, देखो व्हाट वी हैव, एक गलत लिख दिया, ठीक है चलो सही कर दो, पूरा लिखें, दोबारा ट्राई कर दे रहा हूं मैं भी, वी हैव, तो कर दो इसको, दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का डी क्यू डिवाइड में कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ओवर ए सरफेस एस, और अंदर कितना आ गया, ये जे डॉट डी ए आ गया। ओके, नाउ अब इसको करो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई करो, ये क्यू की वैल्यू यहां से पुट करो, क्यू इज दिस थिंग, क्यू ये है मेरे पास, क्यू की जगह इतना पुट करो, देखो क्या बनता है। अब सिंपल है, अब कुछ नहीं है, बस यहीं पर समझना था और स्टेटमेंट को समझना था। अगर इतना समझ लिया तो अब कहानी क्या है हमारी, बहुत ज्यादा आसान है। देखो क्या हो जाएगा, अब क्यू की जगह ये वैल्यू पुट करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, माइनस का डी क्यू बाई सॉरी डी बाई डी टी, और क्यू की जगह कितना आ जाएगा, क्यू की जगह आ जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम वी, दिस इज रो आर कोमा टी, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी टाउ, एंड दिस इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ओवर ए सरफेस एस, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये जे डॉट डी ए आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जे डॉट डी ए। ना यहाँ पर तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं, दिस इज सरफेस इंटीग्रल, वी कैन चेंज इट इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल बाय द हेल्प ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सिंस वी नो फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम कि डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर v ओवर ए वॉल्यूम डी टाउ इज इक्वल टू कितना होता है, द वॉल्यूम v, दिस सरफेस s ओवर ए सरफेस s, दिस इज v डॉट डी ए। तो इस पर्टिकुलर केस में जहां v है उसकी जगह यहां पर कितना है, j है या नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, देखो नाउ दिस इक्वेशन बिकम, तो इसको अंदर भेज दो और मैंने साइन को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, इंटीग्रेशन ओवर ए वॉल्यूम v, इस जो मेरे पास डिफरेंशिएशन है इसको अंदर भेज दो, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो पार्शियल ओवर पार्शियल t, और अंदर कितना आ जाएगा, रो आर कोमा टी, और इनटू कितना आ जाएगा, ये डी टाउ आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस का ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन में चेंज हो जाएगा, तो वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ जे, और इनटू कितना आ जाएगा, ये डी टाउ आ जाएगा। ठीक है, नाउ एंड दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम, ये जो इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम, इट मीन इफ यू कंपेयर बोथ साइड व्हाट वी कैन राइट, ऐसे लिख के चलो, इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वॉल्यूम, this equation is true for all volume, so on comparing both sides what we get partial over partial t of rho r comma t is equal to minus का divergence of j, and this is our
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यही क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। थोड़ा सजा के लिख दें इसको हम, तो लिख दो सजा के, क्या दिक्कत है। ठीक है, सजाने में कोई दिक्कत तो है नहीं। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, एंड हियर जे वेक्टर माइनस का डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी आ जाएगा। ठीक है, और रो आर कॉमा टी है वो हमको अंडरस्टूड है पहले से, उसको हटा दो। तो दिस इज माई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस का डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी। ठीक है, दिस इज अगेन माई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। नाउ अब देखो, यहां तक बातें हम पहले भी कर चुके थे, कोई नई बात नहीं है। थोड़ा बहुत नया हमने यहां पर पढ़ा, जो स्टेटमेंट था उसको हमने नया पढ़ा थोड़ा। यहाँ पर जो लोकल चार्ज कंजर्वेशन था और जो ग्लोबल चार्ज कंजर्वेशन था वो थोड़ा हमारे लिए नया था। लेकिन जो ये जो हमारे पास लास्ट में इक्वेशन निकल के आ रखी है, ये हमारे लिए कोई नई चीज तो थी नहीं। अब नई चीज क्या है, देखो नई चीज ये है कि इस इक्वेशन को हम मैक्सवेल इक्वेशन से भी ड्राइव कर सकते हैं। और अगर हम इसको मैक्सवेल इक्वेशन से ड्राइव कर सकते हैं तो हम ये बोलेंगे कि ये कोई एक इंडिपेंडेंट अजम्पशन नहीं है, कोई एक इंडिपेंडेंट चीज नहीं है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये एक्चुअल में क्या है, ये कहां से बिल्ट हो रखी है या फिर कहां से निकल के आ रखी है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ से निकल के आ रखी है। क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। अगर इसको मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव कर रहे हैं तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है एक्चुअल में, जो चार मैक्सवेल इक्वेशन है वो चार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ को डिफाइन करती हैं। और अगर आपको वो चार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लॉ आते हैं तो आपको पूरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आती है। ठीक है, ऐसा है नहीं है, आंसर हाँ जी है। तो अगर मैं ये बोलूं कि दिस इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज समथिंग विच इज बिल्ट फ्रॉम द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ओके, बात समझ में आई। तो यहां पर लिख के चलेंगे कि डेरिवेशन ऑफ, ओके यार हो गया था, नहीं लिख लिया होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो लिख के चलो, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। derivation of equation of continuity, equation of continuity from Maxwell equation, from Maxwell equation। ओके, नाउ कैसे ड्राइव करेंगे, देखो यहां पर क्या है, चार डेंसिटी है और चार डेंसिटी और करंट डेंसिटी है। और करंट डेंसिटी मैक्सवेल इक्वेशन के किस इक्वेशन में आती है, फोर्थ वाली में। तो लिख पाए फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन। क्या होती है फोर्थ इक्वेशन, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर लॉ, यानी डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे एंड फिर प्लस म्यू नॉट इंटू एप्साइन नॉट इंटू कितना आता है, डेल ई डिवाइडेड बाई डेल टी। कुछ ऐसा आता है, नहीं आता, आंसर हाँ जी आता है। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, क्योंकि नई डेफिनेशन सॉरी नई हेडिंग है तो इक्वेशन नंबर 1 बोल दो उसको। टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, दोनों क्या कर दो, डाइवर्जेंस ले लो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ जे चाहिए। तो टेकिंग डाइवर्जेंस बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, देखो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट इंटू कितना आ जाएगा, ये जे आ जाएगा, और फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डेल ई डिवाइडेड बाय डेल टी, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल इज ऑलवेज जीरो, दिस इज वेरी फेमस रूल इन मैथमेटिक्स। तो ये कितना हो जाएगा, मेरा जीरो हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, एंड दिस म्यू नॉट इज कम आउट फ्रॉम द डाइवर्जेंस, सो द डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, सॉरी प्लस का कितना आ जाएगा, ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन नॉट अंदर रहने दो, कितना आ जाएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और अंदर कितना आ गया, ये डेल ई डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये डेल टी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, आंसर है हाँ जी आएगा ना। एक चीज और देखो, यहाँ पर जो मेरे पास क्या है, ये भी मेरे पास डिफरेंशिएशन है, और जो डाइवर्जेंस होता है वो भी क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो इन दोनों क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, तो जीरो इज इक्वल टू म्यू नॉट डाइवर्जेंस ऑफ जे। एक चीज और, जो म्यू नॉट है वो दोनों ओर से कॉमन आके जीरो हो जाएगा, तो म्यू नॉट लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे कहां से स्टार्ट करो, डाइवर्जेंस ऑफ जे से स्टार्ट करो। तो कितना आ जाएगा, ये डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, दिस इज ओके कितना आएगा, प्लस, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और अंदर बच गया मेरे पास कितना, एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज
डाइवर्जेंस ऑफ ई। देखो उसको ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता आंसर है हाँ जी ऐसा लिख सकता हूँ। तो फिर यहाँ से ये इधर आ जाएगा, तो दिस इज माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, पार्शियल ओवर पार्शियल टी, और अंदर कितना आ गया ये एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ ई आ गया। अब देखो एस तो आया नहीं, तो कुछ चीजें मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। देखो एक चीज और पड़ी है, फ्रॉम मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, वो होती है मेरे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है हमने, आंसर आज पढ़ा है। तो यहां से मेरे पास रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट एंड इनटू कितना आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई आ जाएगा। तो इसको उठा कहां पुट कर दो, इधर पुट कर दो। तो ऐसे मेरे पास माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, डेल रो डिवाइडेड बाई डेल टी आ गया। इस माइनस को यहां से उठाकर कहां पुट कर सकते हो आप, इधर लिख सकते हो, एंड दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को लिख सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। और यहां से एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चली कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट एनी इंडिपेंडेंट अजम्पशन, इट इज बिल्ट अपॉन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो लिख के चलो यहां पर कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज नॉट एनी independent assumption, it is built upon law of electrodynamics। ठीक है, किस पर बिल्ट है ये, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर बिल्ट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखो कि देखो अब मैक्सवेल इक्वेशन में जो जे आ रखा है और जो रो आ रखा है, दिस इज मैक्सवेल इक्वेशन। ये मेरे पास फर्स्ट वाली क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, एंड हियर इट इज आल्सो मैक्सवेल इक्वेशन। अब देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने को जा रही है। इस मैक्सवेल इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 4 है, उसमें जो मैक्सवेल इक्वेशन नंबर 4 है उसमें जो जे आ रखा है यानी करंट डेंसिटी आ रखा है, और जो फर्स्ट इक्वेशन में जो रो है यानी चार्ज डेंसिटी है, इन दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक कंस्ट्रेंट लगाती है, एक शर्त लगाती है। अब वो शर्त क्या है, वो शर्त ये है, ये रो और जे की वही वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, इन दो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करें, सेटिस्फाई करें, या फिर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करें, रिस्पेक्ट करें। हम रो और जे की कोई भी ऐसे रैंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, रैंडम वैल्यू नहीं ले सकते। हम रो और जे की वही वैल्यू ले सकते हैं जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। अगर रो और जे की वैल्यू ऐसी है जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, तो वो वैल्यू के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्या है, एक कंस्ट्रेंट है, इसको हम एज ए कंस्ट्रेंट भी ले सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो एक क्या है, बहुत लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट था। ये स्टेटमेंट आपको कब मदद करेगा, कभी कभी रीजनिंग के जब क्वेश्चन आते हैं या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको रो दिया होता है, फाइंड जे बोलता है, तो वो कहां पुट करना है, उसको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या करना है, पुट करना है। इसे क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो इसे सेटिस्फाई कर रहा है तभी हम उस वैल्यू को कहां पुट कर सकते हैं, मैक्सवेल इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक टाइप का कंस्ट्रेंट भी लगाता है, किस पर, सोर्स पर। जो सोर्स क्या कर रहा है, रो और जे को प्रोड्यूस कर रहा है, रो यानी चार्ज डेंसिटी, जे यानी करंट डेंसिटी। जो सोर्स इन दोनों को प्रोड्यूस कर रहा है उस सोर्स पर ये कंस्ट्रेंट लगाता है कि रो और जे की वही वैल्यू पॉसिबल हैं जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रही हैं। हम मैक्सवेल इक्वेशन में रो और जे की कोई भी रैंडम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। रो और जे कोई भी ऐसे ऑड फंक्शन या कोई भी फंक्शन नहीं हो सकता, वो फंक्शन वही होगा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड यू हैव टू रिमेंबर इट एंड यू हैव टू फील इट। अगर आपको इसका फील आ रहा ना तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत मदद करेगा। ये जो स्टेटमेंट है लास्ट वाला, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन मैं बोल रहा हूं मुंह से, तो ये आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चाहे इसको आप हिंदी में लिख दो, संस्कृत में लिखो, या फिर आपका मन कर दो अंग्रेजी में लिख दो, ठीक है, लेकिन लिखो जरूर। इतना लिख दिया तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरा हो गया। अब इसके अलावा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब जो हमारा नेक्स्ट एम होने वाला है वो है हमारे पास क्या, ये तो कहता कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स था, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ना। अब बात करें किसके हम, कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो यहां उसके लिए क्या आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आती है, एंड दैट थ्योरम इज पॉइंटिंग थ्योरम। और वहां पर हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ
पॉइंटिंग वेक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब कभी कभी एग्जाम में, मैं जैम के एग्जाम में देखता हूँ सीधे सीधे आ जाता है कि व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर, या पूछते हैं व्हाट इज फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, या व्हाट पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट, या फिर व्हाट पॉइंटिंग वेक्टर स्टैंड फॉर। तो ये जो लाइनें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। और मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको और 4 ऑप्शन में बहुत माइनर सा चेंज होता है, ठीक है। वो माइनर सा चेंज क्या होता है, किस तरीके से हम सही ऑप्शन को चुनेंगे, वो हम क्या करेंगे कल लेक्चर में, जो कल का लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। पहले हम पॉइंटिंग थ्योरम पढ़ेंगे, एक थोड़ा सा उसमें डेरिवेशन होगा, फिर पॉइंटिंग थ्योरम के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम पॉइंटिंग वेक्टर की बात करेंगे और जिस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं उन क्वेश्चन को भी क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे। आई होप जो आज का लेक्चर था वो आपके समझ में आया होगा और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।